नमस्कार दोस्तों, दौड़ा द पिजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि दिसंबर 2024 में जो आपके सीटेट के पेपर होने वाले हैं, उसमें हम सीडीपी के क्वेश्चन कैसे टैकल करेंगे। पहला क्वेश्चन यहां से शुरू होता है। सीडीपी कहता है विकास की प्रक्रिया की क्या विशेषताएं हैं, यानी डेवलपमेंट की क्या विशेषताएं हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। यह क्रिया बचपन तक सीमित है। जहां सीमित की बात आएगा गलत हो जाएगा। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, सही होगा। इसकी शुरुआत जन्म के समय होती है, नहीं होती है, गर्भ धारण करने से होती है। गर्भ से मृत्यु तक चलती रहती है। जब मां के गर्भ में बालक आता है तो गर्भ से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। गर्भ से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। यह कभी न रुकने वाली प्रोसेस है, तो यह भी आपको गलत हो गया। इसकी शुरुआत गर्भ धारण के समय होती है, सही है दिया है। तो इसका ऑप्शन दूसरा है और चौथा होगा, और दूसरा चौथा का मतलब आपको डी ऑप्शन सही होगा। दूसरा चौथा यानी डी ऑप्शन सही आपके सामने हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला। प्रत्येक व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में समय समय पर बदलाव आता है। जन्म के समय वह शिशु कहलाता है, कुछ समय के बाद बालक कहलाता है, फिर किशोर कहलाता है, फिर वयस्क कहलाता है, अंत में प्रौढ़ और वृद्ध कहलाता है। बालक की आयु के साथ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक, नैतिक आदि पक्षों का विकास होता है। व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में परिवर्तन को अभिवृद्धि कहते हैं। जहां पे ये अभिवृद्धि आता है, एटीट्यूड आता है, ये सही होगा था। एप्टीट्यूड कहते हैं। एप्टीट्यूड का मतलब जहां पर संपूर्ण व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सांवेगिक हो, इसी को हम एप्टीट्यूड कहते हैं। विकास के नाम से जाना था। हरलाक के अनुसार विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, अपितु इसमें परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित है, जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं होती है। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत गर्भधारण के समय से ही होती है। वृद्धि की तुलना में विकास अधिक व्यापक है। इसमें शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। तो वृद्धि और विकास आपने देखा, और वृद्धि और विकास से संबंधित कुछ फैक्ट भी देखा। तो अगला क्वेश्चन फिर हम लोग चलते हैं। विकास की संवेदनशील अवधि से क्या तात्पर्य है। अवधि माने होता है समय, टाइम। इससे क्या तात्पर्य है। वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम में कुछ प्रकारों की प्रति तत्पर होते हैं है। वह सभ्य अवधि जब वह बहुत भावुक होते हैं, बच्चे भाव। गर्भधारण में जन्म तक की समय अवधि। सबसे सुटेबल ए आएगा। संवेदनशील बालक वो होता है समय है जब बच्चे अधिगम में कुछ प्रकारों से तत्पर होते हैं, एक्टिव होते हैं, उन्हें को हम कहते हैं संवेदनशील। क्वेश्चन नंबर अगला। वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम में कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर हैं, यह विकास की संवेदनशील अवधि कहलाती है। संवेदनशील अवधि वह होती है जब बच्चा एक कौशल प्राप्त करने के लिए परिपक्व होता है। इस अवधि के दौरान बच्चे के पास अनुकूल अनुभव होना चाहिए, जो उसे कौशल प्राप्त करने में मदद करता है। एक संवेदनशील अवधि जीवन में वह समय अवधि है जब बच्चे विकास पर पर्यावरणीय प्रभाव में सबसे अधिक गहरा प्रभाव डालते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला। एक शिक्षिका के रूप में
आपकी मान्यता है कि वातावरण का विकास पर निरंतर प्रभाव पड़ता है। इस मान्यता के अनुरूप आपका क्या दृष्टिकोण रहेगा? पहला, बच्चों को किसी भी समय सहायता प्रदान करेगी, क्योंकि जीवन की अनुकूल परिस्थितियों की मदद से बच्चे आरंभिक नकारात्मक अनुभव से उबर जाते हैं। ठीक है, सही बात है। बदलाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिए गए अनुभव को महत्वपूर्ण नहीं मानता है, गलत है। इस तथ्य जहां पे फैक्ट आएगा गलत हो जाएगा। जीवन के पहले के कुछ वर्षों में हुई प्रबल नकारात्मक घटनाओं से बाद में उबर नहीं सकता है। जो नकारात्मक घटनाएं बाद में उबर नहीं सकता, यह भी गलत है। तो इसका आपको सही आएगा, फर्स्ट आएगा कि निरंतर प्रभाव पड़ता है, यानी नकारात्मक अनुभव से क्या होता है, उभर जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, एक शिक्षिका के रूप में उनकी मान्यता है कि वातावरण का विकास पर निरंतर प्रभाव पड़ता है। इस मान्यता के अनुरूप उसका दृष्टिकोण यह रहेगा कि वह बच्चे को किसी भी समय सहायता प्रदान करे, क्योंकि जीवन के अनुकूल परिस्थितियों में मदद बच्चे के आरंभिक नकारात्मक अनुभव से उबर जाते हैं। वातावरण के साथ ही साथ आनुवंशिक कारक दोनों भी बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो बच्चों के आदत का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, स्कूल की बच्चों के सामाजिकरण में क्या भूमिका? कोई भूमिका नहीं है, गलत है। भूमिका है, प्राथमिक भूमिका उसका परिवार होता है, माता पिता होते हैं, यह प्राथमिक भूमिका है। और सामाजिकरण की संस्था है, द्वितीयक संस्था है, एजेंसी है, सही है। यह सेकेंडरी एजुकेशन है, तृतीयक सामाजिकरण की कोई संस्था नहीं है। सामाजिकरण में दो ही संस्थाएं होती हैं, प्राथमिक होती हैं, द्वितीयक होती हैं। तृतीयक सामाजिकरण की कोई संस्था नहीं होती है। तो यहां पे सामाजिकरण की तृतीयक संस्था कोई नहीं है। विद्यालय शिक्षक का महत्वपूर्ण श्रेष्ठ सक्रिय साधन है। बालक के सामाजिकरण में विद्यालय स्कूल द्वितीयक संस्थान के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक ऐसी विशिष्ट वातावरण है जहां पर जीवन के गुणों तथा विशिष्ट क्रियाओं और व्यवसायों की शिक्षा बालक के अंतर्निहित मानसिक विकास के लिए दी जाती है। द्वितीयक सामाजिकरण तब होता है जब शिशु बाल्यावस्था से आगे बढ़ जाता है और परिपक्वता प्राप्त कर लेता है। यह विद्यालय, सहकर्मी समूहों, मीडिया, धार्मिक संस्थाओं जैसे माध्यम शुरू होते हैं। अगला सवाल देखिए, संक्रियाओं पर संक्रियाएं करने के कौशल किस चरण में विकसित होते हैं? यानी ऑपरेशन पर ऑपरेशन, यानी एक ऑपरेशन कराए डबल ऑपरेशन। डबल ऑपरेशन जो होता है वो हमेशा फॉर्मल स्टेज में होता है। वो बालक के संवेगी, प्री कन्वेंशनल, फॉर्मल स्टेज में क्रियाओं पर क्रियाएं होती है, यानी फॉर्मल ऑपरेशन ऑन ऑपरेशन। तो ये आपका डी आएगा, फॉर्मल स्टेज। संक्रियाओं पर संक्रियाएं करने के कौशल अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी चरण में विकसित होते हैं। इसे पियाजे के अंतिम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। इसमें बच्चे मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। अमूर्त का अर्थ है प्रेम, सहानुभूति, न्याय, स्वतंत्रता। अर्थात कोई बालक किसी के मृत्यु की खबर सुनता है तो दुखी होता है या वेदना सहन करता है, या किसी घटना की कहानी को पढ़कर उसकी विषय वस्तु या वर्णनात्मक घटना के मन में सोचता है। कहानी में सुखद अनुभूति होती है, वह खुशी महसूस करता है,
दुखद अनुभूति होती है और दुखी महसूस करेगा। प्रत्यक्ष तथ्यों, वास्तवों और अमूर्त चिंतन कर अप्रत्यक्ष रूप से निरंतर अनुबंध करता है। तो कहता है अमूर्त चिंतन क्या है? अमूर्त का अर्थ होता है किसी से प्रेम करना, किसी से सहानुभूति करना, किसी के साथ न्याय करना, किसी के साथ स्वतंत्रता करना। जो चीज दिखाई नहीं पड़ता है उसको सही डायरेक्शन में डिसीजन लेना, यही है अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन यही है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? ठीक है, निष्क्रिय और नकल मारकर गलत होता है, सक्रिय और अन्वेषण करके सही होता है, अनुकूलन के माध्यम से, पुरस्कार और दंड के माध्यम से नहीं होगा। हमेशा सक्रिय अन्वेषण के द्वारा बालक सीखता है। तो इसका आएगा बी ऑप्शन। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय अन्वेषण द्वारा सीखते हैं। इनका मानना था कि बच्चे सक्रिय रूप में विश्व के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। उनका मानना था कि एक बच्चे का मस्तिष्क शैशवावस्था से किशोरावस्था तक विचार के बच्चे आसपास के वातावरण के चरणों की एक श्रृंखला से गुजरता है के साथ अंतःक्रिया की समझ विकसित करते हैं। पियाजे के अनुसार जानकारी केवल पर्यावरण में बच्चों के मस्तिष्क में नहीं आती, इससे बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करती है। अगला सवाल फिर देखो, निम्नलिखित में से पाढ़ का उदाहरण कौन सा है? बारंबार अभ्यास करना गलत हो जाएगा, नकारात्मक पुलन बनन, उद्दीपन क्रिया का अनुबंधन, गलत, अनुबंध ही गलत होता है, आधा हल किया हुआ उदाहरण। इसमें पाढ़ में आधा हल किया उदाहरण है या उदाहरण देते हैं या उसके आसपास की चीजों को बच्चे को एग्जाम्पल में देते हैं, तो ये क्रिया कहलाती है पाढ़। यह वाइगोस्की के अनुसार किसी बच्चे को थिंकिंग पावर की प्रक्रिया है। आधा हल किया उदाहरण देना पाढ़, इसके फोल्डिंग कहलाता है। पाढ़ वह शब्द है जिसे वाइगोस्की ने दिया था, जिसमें उन्होंने प्रस्तावित किया था कि वह शिक्षकों, परिवार, मित्रों आदि द्वारा बच्चों को उनकी शिक्षा में दी जाने वाली अस्थायी सहायता है। पाढ़ उस तकनीकी को संदर्भित करता है जो बच्चों की योग्यता को बढ़ाने के लिए सही समय पर सही मात्रा में समर्थन का सही प्रकार प्रदान करता है। अगला, लेव वाइगोस्की ने सिद्धांत में प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया के संदर्भ में होता है मनोगतिकीय, व्यवहारिकवाद, सूचना का प्रसारण, सामाजिक सांस्कृतिक। इसी सामाजिक सांस्कृतिक को किसने दिया है? वाइगोस्की ने दिया था। जहां पे सोशल कल्चर की बात आएगा वो किसने दिया है? वाइगोस्की की देन है। वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया। सीखने की प्रक्रिया एक संदर्भ में होती है। वाइगोस्की एक रचनात्मक विचारधारा वाले व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों के आधार पर छात्रों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की थी। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बालक समाज संस्कृति में रहकर अनुकरण यानी नकल के द्वारा सीखता है। इसके अनुसार बालक समाज एवं वातावरण से अंतःक्रिया करके अपना विकास करता है। वाइगोस्की अपने सिद्धांत प्रतिपादक समाज में को केंद्र में रख करके किया है। वाइगोस्की ने जो बालक के विकास की बात कर रहा है उसको समाज में केंद्र में रखा हुआ है कि बच्चा जो भी सीखता है किससे सीखता है? समाज से ही सीखता है। क्वेश्चन नंबर अगला, सुभिक्षा हमेशा अपनी कक्षा में नए अन्वेषण, प्रयोग, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चे को नया ज्ञान सर्जन करने का अवसर प्रदान करती है। वह किस प्रकार की कक्षा को बढ़ावा दे रही है? प्रगतिशील बाल केंद्रित शिक्षा, जहां पे बाल केंद्रित शिक्षा आएगा सही होगा। शिक्षक केंद्रित शिक्षा गलत होगा।
जहां पे कंट्रोल की बात आएगी गलत होगा, व्यवहारवादी की बात आएगी गलत होगा। इसका ऑप्शन ए सही होगा, प्रगतिशील और बाल केंद्रित कक्षा। सुभिक्षा हमेशा अपनी कक्षा में नए अन्वेषण, प्रयोग, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान सर्जन करने के अवसर प्रदान करती है। यह प्रगतिशील और बाल केंद्रित कक्षा को बढ़ावा देना चाहती है। बाल केंद्रित शिक्षा का मूल सिद्धांत एक बच्चे के व्यक्तित्व और दक्षताओं के इष्टतम विकास को उनकी व्यक्तिगत जरूरत और आवश्यकताओं के साथ साथ सक्षम बनाना है। बाल केंद्रित शिक्षण शिक्षक से छात्र तक परिवर्धित कर केंद्रित कर देता है। प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षिक प्रमाणिक है जो व्यक्तिगत बच्चों की जरूरतों और क्षमताओं द्वारा निर्धारित गतिविधियों के आधार पर सीखने की प्रक्रियाओं में लचीलापन को अनुमति प्रदान करता है। इसका उद्देश्य सामाजिक विकास के साथ साथ बच्चों के अकादमिक को एकीकृत करता है। प्रगतिशील शिक्षा के तत्वों में बाल केंद्रित शिक्षा, सामाजिक पुनर्निर्माण दृष्टिकोण कहा गया है। अगला सवाल, यह है शिक्षकों को बच्चों की बुद्धिलब्धि मापने के लिए बुद्धिलब्धि की मानकीकृत परीक्षा। जिस ऑप्शन में मानकीकृत परीक्षा आएगा वो क्या होगा, गलत होगा। बुद्धिलब्धि से प्राप्त अंक, जहां पे अंक की बात आएगी वो गलत होगा। इसका मतलब ए भी गलत है और आर भी गलत है। ए और आर दोनों गलत है। इसका मतलब है ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों गलत है। इसका ऑप्शन आएगा ए और आर दोनों गलत है। बुद्धिलब्धि एक बच्चे की समस्याओं को तर्क करने और हल करने की क्षमता का मापन है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समस्या समाधान और शैक्षिक प्रदर्शन के साथ साथ सहसंबंध शिक्षकों को बच्चों की बुद्धिलब्धि मापने के लिए बुद्धि मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की परीक्षाओं में सांस्कृतिक पक्षपात दिखाई देता है। बुद्धिलब्धि में प्राप्त शिक्षकों को शिक्षार्थियों के अकादमिक प्रदर्शन और भविष्य में सफलता की भविष्यवाणी करने में मदद नहीं करते हैं। इसका अगला क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार कलाकारों, वास्तुकारों और नाविकों के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है? इसे कहते हैं स्पिरिचुअल, स्थानिक बुद्धि। लिंग्विस्टिक माने भाषा में इसमें बालक कवि बनेगा, गीतकार बनेगा, कवि बनेगा, लेखक बनेगा, संगीतकार बनेगा, संगीतज्ञ बुद्धि होगी, म्यूजिकल इंटरेस्ट है। अंतरावैयक्तिक संबंध मतलब इसमें क्या होगा कि दूसरे की दिमाग को समझ करके उसको अपनी तरह से प्रयोग करना आंतरिक होगा, इंट्रापर्सनल कहलाता है। तो इसमें जो वास्तुकार, कलाकार, नाविक होगा वो कैसी बुद्धि रखेगा? स्थानिक बुद्धि रखेगा। यहां पे दिया हुआ है हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार कलाकारों, वास्तुकारों और नाविकों के पास स्थानिक बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। स्थानिक बुद्धि में स्थानिक और दृश्य जानकारी को प्रभावी ढंग में देखते हैं, समझने हैं और उपयोग करने की क्षमता होती है। ऐसे लोग स्थानिक अभिविन्यास में अच्छे होते हैं, दृश्य चित्र और पैटर्न बनाते हैं। उच्च स्तर के स्थानिक बुद्धि वाले लोग समझने और निर्देश देने, नक्शे, चार्ट पढ़ने, जिस स्थान पर वे गए हैं उसके विवरण को स्पष्ट रूप से याद करने में बहुत अच्छे होते हैं। ये स्थानिक बुद्धि वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, शिक्षकों को लड़कियों को विज्ञान व गणित की कक्षाओं में भागीदारी से हतोत्साहित करना चाहिए।
हतोत्साहित माने डिमोलाइज करना चाहिए, तो ये बात गलत है। हतोत्साहित की जगह अगर प्रोत्साहित रहता तो वो सही होता। दूसरा है, लड़कियों में गणित विज्ञान विषयों को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, ये बात भी गलत है। तो इसका ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों गलत का मतलब आपको डी मिला। इसका ए और आर दोनों गलत है। इसका ऑप्शन डी मिलेगा, ए और आर दोनों गलत है। शिक्षकों को लड़कियों के विज्ञान व गणित कक्षाओं में भागीदारी करने में हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक को अपेक्षाएं लिंग के आधार पर नहीं होनी चाहिए। शिक्षकों के दृष्टिकोण में गणित और विज्ञान में लड़कियों की भागीदारी की प्रमुख भूमिका निभाते हैं, अतः ये कथन असत्य है। इसी प्रकार लड़कियों में गणित विज्ञान विषयों को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, यह तर्क आर भी असत्य है, क्योंकि लड़कियां और लड़कों दोनों में गणित में समझने की आनुवंशिक क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों को विविध अधिगम जरूरतों को पूरा करने में बाधक है? बाधक है, रुकावट है। पहला है सहयोगात्मक अधिगम, सही है। पृथक्करण और नामीकरण, पृथक माने होता है अलग करना, और जब हम बालक को अलग करेंगे तो क्या होगा, उसे सीखने में बाधा उत्पन्न होगी। तो बाधा उत्पन्न जो होती है उसे सीखने में पृथक्करण के द्वारा होता है, नामीकरण के द्वारा होता है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। शिक्षा शास्त्रीय पद्धति पेडागोगी सही है, समावेशन सही है, ये वाला गलत है। अन्य क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है कौन सा सही होगा, बी सही होगा। अधिगम जरूरतों को पूरा करने में बाधक है। यह प्रणाली बच्चों को उनके अधिगम करने की क्षमताओं को प्रभावित करता है, जिससे बालक अधिगम की विभिन्न जरूरतों को सीख पाते हैं। इस प्रणाली यानी पृथक्करण एवं नामीकरण को दूर करने के लिए समावेशी शिक्षा पूर्व प्रणाली का उपयोग किया जाने लगा। इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को भिन्न भिन्न नामों से नामांकित किए बिना उन्हें शिक्षित करना तथा अधिगम को उनकी सहायता करना होता है। मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? पहला है बच्चों के तैयारी के स्तर का पता लगाने के, लेवल का पता लगाने के कर सकते हैं। बच्चों को अवधारणात्मक समझ की कमियों को समझना, डायग्नोसिस टेस्ट इसे कहते हैं। निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण के लिए कर सकते हैं। बच्चों की प्रतिस्पर्धा की भावना के लिए मूल्यांकन नहीं कर सकते, ये बात गलत है और ये भी बात सही है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो नहीं पूछा हुआ है, इसका ऑप्शन जो है सी ऑप्शन आएगा। मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, सहायक सामग्री आदि की आवश्यकता सुधार किए जा सकते हैं। मूल्यांकन का शिक्षण में सुधार लाता है। अध्यापक को अपना समावेशन की संस्कृतियों को विभेदित निर्देश में बढ़ावा कमी ज्ञात हो जाती है, जिससे वह अपने शिक्षण को अधिक सुसंगत बनाता है। मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को शैक्षिक के निम्न उद्देश्य होते हैं: छात्रों की असफलताओं के कारण पता करने की सुविधा, शिक्षण की गुणात्मक सुधार के लिए अधिगम वातावरण में सुधार करना, समान तथा अभिभावकों को जवाबदेही के लिए नियमित बच्चों की उपलब्धि उन्नति बताना, बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन अगला, करा है लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास एक
असतत प्रक्रिया है जो चरणों में होता है, सही है। दोस्तों के सामाजिक और सांस्कृतिक, सामाजिक और जहां सांस्कृतिक आएगा यह कोहल वर्ग का नहीं होगा, इसलिए ये गलत होगा। बच्चों के बुद्धि लब्धा IQ, यह IQ कहलाता है, यह भी जो है कोहल वर्ग से संबंधित नहीं है। पूरी तरह से आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करना यह भी नहीं है। तो लॉरेंस कोहल वर्ग जो है क्या है, एक असतत प्रक्रिया है जो चरणों में विभाजित है। कितने चरणों में विभाजित है? 6 चरणों में कोहल वर्ग की नैतिकता का विकास विभाजित है। 6 चरण कौन कौन से हैं ये देखते हैं। लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक सिद्धांत एक असतत प्रक्रिया है जो 6 चरणों में होती है। कोहल वर्ग सिद्धांत उस सिद्धांत प्रक्रिया पर केंद्रित है जो तब होती है जब कोई यह तय करता है कि कोई व्यवहार सही है या गलत है। इस कोहल वर्ग के सिद्धांत के बारे में जटिलता की प्रक्रिया को स्तरों को अधिक रूप से व्यवस्थित 6 चरणों में होता है। उन्होंने अपने 6 चरणों को नैतिक विकास की 3 सामान्य स्तरों में व्यवस्थित क्रिया परंपरागत स्तर चरण पर किया है। पहला है पूर्व परंपरागत अवस्था। पहले का नाम है पूर्व परंपरागत अवस्था, जिसमें दंड और आज्ञाकारिता और इंस्ट्रूमेंट ओरिएंटेशन। यह है पूर्व परंपरागत अवस्था। इसका नाम है पूर्व परंपरागत अवस्था। पूर्व परंपरागत अवस्था में यह है। दूसरा है परंपरागत अवस्था, अच्छा लड़का अच्छी लड़की और लार ओरिएंटेड ओडिएशन कानून व्यवस्था। तीसरा है उत्तर परंपरागत अवस्था, जिसमें अनुबंध उन्मुखी है और क्या है, सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत कहता है। इस तरह से कोहल वर्ग के कुल 3 चरण में 6 अवस्थाएं हैं। और इस तरह से हम लोगों ने आज क्वेश्चन देखा 15, जो CDP के क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको CTET में हेल्प कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग डेली रात को 9 बजे मिलते रहेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन जो है हम लोग रोज डेली करते रहेंगे। चलते हैं, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।